तो जब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, हमने ये छोटी सी ये अपने ये कहते हैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई थी। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। अब हम कुछ सवालों पर जाते हैं, क्या है और क्या नहीं है। और सबसे पहले हम देखते हैं, ये जब बढ़ गया था कि इनिशियली जो ट्रांसलेशन होगी वो किसके ऊपर होगी, स्पॉट रेट के ऊपर होगी। एवरेज रेट भी इस्तेमाल हो सकता है कि अगर आपका करेंसी इतनी फ्लक्चुएट नहीं हुई। इसको हम सवाल को देखते हैं, हम सवाल को इनसे सॉल्व करते हैं, ब्रांडेज वगैरह ही पास करेंगे। जनरल एंट्री चाहिए अबव ट्रांजेक्शन की ऑन अबव टू डेट्स, इन दो डेट्स के ऊपर। एक पर्सन कंपनी है विद द रुपी एड्स इज फंक्शनल करेंसी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। इट बाइज गोल्ड फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन सप्लायर विद देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज इट फंक्शनल करेंसी। आपने गोल्ड जो है वो बाय किया है 31 दिसंबर को, $10 की थी। इट ऑल्सो बाइज अगेन फ्रॉम द सेम सप्लायर ऑन 10 दिसंबर, $60 का। ऑस्ट्रेलियन सप्लायर वाज इवेंचुअली पेड इन मार्च 2017। एक्सचेंज रेट से हमें यहाँ पे गिवन किया हुआ है, 1 दिसंबर को ये था, 10 दिसंबर को ये था। हमने इसकी ट्रांजेक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसने चूंकि ये हमसे इन डेट्स की पूछी है, तो हम इन डेट्स की ही ट्रांजेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। पहला आ रहेगा जी 1 दिसंबर 20x6। आपने क्या की है, आपने परचेजेस की हैं। आपने कितना लिया था, 110 के हिसाब से $10,000 का आपने लिया है। तो ये आ जाएगा जी 110 इंटू 10,000। तो ये आ रहेगा आपके पास 1.11 मिलियन की आ रहेगी परचेजेस। चूंकि भाई आपका पे नहीं हुआ तो ये आपका लाइबिलिटी बन जाएगी। ट्रेड पेएबल जो आ जाएगा वो है दैट इज 1.1 मिलियन की। तो स्पॉट रेट जो हमने बढ़ा था, इनिशियल ट्रांसलेशन किसके ऊपर होती है, हमेशा स्पॉट रेट होती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। फिर है जी 10 दिसंबर 20x6, 112 के हिसाब से 112 इंटू कितने का लिया हमने, 7,000 का। तो यहाँ पे हम ले लेंगे परचेजेस आ जाएंगे 112 इंटू 7,000, कितना बनेगा, 112 इंटू 7,000, 784। तो 784,000 से हमारी परचेजेस जो है वो डेबिट हो जाएंगी और हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये आ जाएगा जी ट्रेड पेएबल 784,000। तो ये स्पॉट रेट के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, इनिशियल ट्रांसलेशन जो है वो कर रहे होंगे। गॉट इट। ये इसकी एंट्री सी, अच्छा जी। ये टेबल जो है ना, इसको जरा आपने रिकॉर्ड कर लेना है और इसको आपने देखना है कि कैसे करना है और कहाँ पे इसका एक्सचेंज डिफरेंस जाएगा, वो देखते हैं। देखें, सबसे पहले अगर आपका एसेट या लायबिलिटी है और वो यूनिटरी आइटम्स में सेटल्ड है, अनसेटल्ड सेटल्ड है, तो एक्सचेंज रेट लेंगे एट अ डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। जिस दिन को पेमेंट मिलेगी, सेटलमेंट होगी, उस दिन के ऊपर लेंगे। और ये हम देखें रीट्रांसलेशन, ये इनिशियल रिकॉर्ड करने के बाद सब्सिक्वेंट है। ये सारा सिखा के आए हूँ आपको, सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग की है। जब अमाउंट मिलेगी तो उस दिन जो डेट ऑफ रिसीट के ऊपर होगा, जो आपका क्लोजिंग रेट होगा, उसके ऊपर हम लेंगे। गेन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर कोई मॉनेटरी आइटम अनसेटल्ड है, ईयर एंड हो गया और पेमेंट वगैरह आपने अगर नहीं की, तो फिर रिमेंबर हम उसे कहाँ पे लेके चलेंगे, हम उसको क्लोजिंग रेट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, हम उसको लिख रहे होंगे। और जो गेन या लॉस होगा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। ठीक है। उसके बाद नॉन मॉनेटरी आइटम्स जैसे हो गया, पीपीई हो गया, अगर कॉस्ट पे लिख रहे हैं तो इसको हम रीट्रांसलेट नहीं करेंगे, कोई इस पे चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कोई नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसको अगर हम फेयर वैल्यू पे लिख रहे हैं तो एक्सचेंज रेट जो है हम रिकॉर्ड करेंगे जिससे उसकी फेयर वैल्यू मेजर हो रही थी, और उसी तरह से उसका गेन या लॉस जो है वो आएगा। अब ये जो है ना, यहाँ पे आ रखिएगा कि अगर अंडर IAS 16 है, अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन वगैरह में चीज़ रखी हुई है, उसका जो एक्सचेंज गेन वगैरह होगा तो वो अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का पार्ट ही बन रहा होगा। सेम गोज विद द IAS 38, कोई इसमें हम चीज़ रखी है उसका गेन वगैरह होगा, वो किसका पार्ट बनेगा, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का पार्ट ही बन रहा होगा। और अगर IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसका कोई गेन या लॉस वगैरह हुआ है,
तो वो आपका गेन या लॉस में जो है वो क्या होगा कि हमने लेकर चलना होगा। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लें, इससे सवाल करते हैं। हाँ, भी कर लिया नोट। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी।
अभी जो है ना आपके पास अनसेटल्ड की एक छोटी सी हम एग्जांपल देखते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, आपने गुड्स जो हैं वो बाय की। अम, और आपने बाय की हैं डॉलर्स में। जाहिर है आप इन्हें क्या करेंगे, आप इनको पीकेआर में लेके चलेंगे। और जैसे ही आप इनको रिकॉर्ड करेंगे, तो आप इनको रिकॉर्ड करेंगे किसके ऊपर, स्पॉट रेट के ऊपर। किसके ऊपर, स्पॉट रेट के ऊपर। और जैसे ही अगर ये आपके अनसेटल्ड है, आपका रेट चेंज हो जाएगा, तो आप इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो लाइबिलिटी के ऊपर आएगा वो लेकर जाएंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव होगा, रिमेंबर प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो है वो क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इनको कौन करेगा, इनका ऑडिट होगा। और ऑडिटर जो है उसने तफसील में क्या करना है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना होता है। अब इस एग्जाम्पल को लेता हूँ। आपने 1 जुलाई 2025 को ये परचेजेस की थी, और आपने ली थी ये कितने की, $20,000 की। $20,000। और फॉर एग्जाम्पल उसमें डॉलर था 278 का। तो आपने कितने की लाइबिलिटी बनेगी, आपने ये परचेजेस की हैं और $20 की थी। $20 को 278 से मल्टीप्लाई करें, तो इनिशियल आप इसको जो रिकॉर्ड करेंगे, किस पे करेंगे, 555। ये है आपकी इनिशियल रिकॉर्डिंग। क्योंकि ये इसके ऊपर हुई है, दैट इज सेट टू बी स्पॉट रेट। दैट इज सेट टू बी स्पॉट रेट। अब फॉर एग्जांपल ये है आपका अनसेटल्ड, सेटलमेंट नहीं हुई, आपका ईयर एंड आ गया। और ईयर एंड के ऊपर आपकी ये लाइबिलिटी जो है वो इस अमाउंट के ऊपर स्टैंड कर रही है। क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। लेकिन 31 दिसंबर आया और आपने यहाँ पे अगर गौर से देखा, आपका रेट जो है वो तो इंक्रीज हुआ है। सॉरी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका एक्सचेंज रेट है वो जब आपने लिया था तब 278 का था, अब हो गया है $312 का। अब अभी भी अगर इस डेट के ऊपर इसको 278 के हिसाब से लिखें, तो क्या आपकी लाइबिलिटी जो है वो अंडरस्टेड नहीं होगी। तो क्या लाइबिलिटीज आप अंडरस्टेड कर सकते हैं। आप जैसे ही इस लाइबिलिटी को लिखेंगे, अंडरस्टेड करेंगे, तो क्या होगा, ऑर्डर रिपोर्ट कर देगा कि आपकी लाइबिलिटीज जो है वो क्या है, वो अंडरस्टेड है। क्या करेगा, आपकी लाइबिलिटीज को रिपोर्ट कर देगा कि आपकी लाइबिलिटीज जो है वो क्या है, अंडरस्टेड है। तो हमने तो लाइबिलिटी अपनी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करनी होती है। तो हम इसे क्या करेंगे, रीट्रांसलेट करेंगे और हम इसको जो उसकी फेयर वैल्यू है, जो क्लोजिंग रेट है उसके ऊपर लिखेंगे। 20,000 इंटू 312 कितने का आएगा बताएं जरा। 624,000। हम इसको किसके ऊपर लिखेंगे, 624,000। यहां से यहां पर गए, कितना इंक्रीज आया। कितना इंक्रीज आया।
680 का, ये जो 680 का इंक्रीज होगा, इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपना एक्सपेंस जो है वो शो कर रहे होंगे। इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। क्लियर है ये? तो अगर मैं अब इन सारी बातों को विद रूल्स कंसोलिडेट करूं और अगर लिखना चाहूं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी आइटम्स की, इसकी बात करेंगे मॉनेटरी आइटम्स की, और मॉनेटरी आइटम्स में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगी एग्जांपल में, जो हमें कैश रिसीव्ड होगा वो आ रहा होगा, जो हमने लोन की रीपेमेंट की होगी वो इसमें आने का हो गया, जो हमारे पेएबल्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, ये सेटलमेंट हो चुकी है, वो इसमें आ रहा है। अब इसका रूल क्या था, मैं लिखता हूँ। रूल जो है बेसिकली इनिशियल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, इनिशियल रिकॉग्निशन ये जो होगी, ये होगी हमारी स्पॉट रेट पे, इसके ऊपर होगी, स्पॉट रेट के ऊपर। और जब हम सेटलमेंट के ऊपर जाएंगे, जो सेटलमेंट डेट लेंगे उसमें बेसिकली क्या आएगा, एक्सचेंज रेट ऑन दैट डे, और ये कौन सा होगा, हमारा क्लोजिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, क्लोजिंग होगा। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जब इसका रिजल्ट लेंगे, जब हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे बेसिकली, इसका डिफरेंस जो होगा, अगर वो पॉजिटिव आया, ये डिपेंड कर रहा है कि रिसीवेबल है कि पेएबल है, उसके हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। अगर पेएबल में ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो लॉस होता है, अगर रिसीवेबल में ज़्यादा रिसीव हो रहा है तो गेन होता है। तो ये याद रखिएगा, वो ना हो कि आपस रिटर्न रिटर्न मार के जो है बैड ने पॉजिटिव गेन हुआ तो ये कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और अगर नेगेटिव हुआ तो ये कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। और ये रियलाइज्ड गेन, ये हमें गेन रियलाइज्ड हुआ है, ये हो गया। सेकंड पे आते हैं। इस पे ले लेंगे हम यूनिटरी आइटम्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे अनसेटल्ड। ये अनसेटल्ड हैं एट, मैं लिख रहा हूँ बकायदा, रिपोर्टिंग डेट, कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इनकी हमने सेटलमेंट नहीं की। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, ट्रेड पेबल, ये लोन भी पेबल आ जाएगा, फॉरेन लोन्स की बात करिए, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारा कुछ इसमें आ रहा होगा। अब इसके लिए याद रखिएगा, नंबर वन, इनिशियल रिकग्निशन, वो तो इसके ऊपर होगी स्पॉट रेट। फिर जब आपके पास आएगी आपकी रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड है 31 दिसंबर, वटेवर जो भी है जिस पे आप लिख रहे हैं वो आपके पास आ गया, तो उस पे हम लेंगे रिपोर्टिंग का मतलब है ईयर एंड।
इस पे आप लेंगे, इसको आप करेंगे रीट्रांसलेट एट रेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, मतलब जो रिपोर्टिंग डेट जो ईयर एंड होगा, इस दिन जो रेट होगा, हम उस पर क्या करेंगे, इसको रीट्रांसलेट करेंगे। और इसका जो भी गेन या जो भी लॉस होगा वो किसका पार्ट बनेगा, मुनाफा का पार्ट बनेगा। और थर्ड आ जाएगा हमारे पास सेटलमेंट डेट। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रहेगा, सेटलमेंट तो होगी। सेटलमेंट डेट इसकी होगी हमेशा आफ्टर ईयर एंड। क्या होगी, आफ्टर ईयर एंड। मतलब अगर रिपोर्टिंग डेट आपकी है 2026, तो ये सेटलमेंट डेट जो है वो क्या होगी, अगले साल में होगी जाके, 2027 में होगी। तो जब आप इसको सेटलमेंट डेट पे करेंगे, तो रिमेंबर ये होगा आपका रीट्रांसलेट एट रेट, जो उस दिन का रेट होगा उस पे करेंगे। और जो भी गेन या लॉस होगा इसमें जाएगा, लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा। तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये क्या है आपका, सेम कंसिडर हो रहा होगा। हाँ भाई, कुछ समझ लगी? कुछ समझ लगी? इसको अगर नोट करने कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर आगे हम नॉन मॉनेटरी आइटम को देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। हाँ जी, कंपैरिजन हमेशा सेटलमेंट डेट का रिपोर्टिंग डेट साथ ही होगा।
चलिए आगे। अब हम चलते हैं आगे। हम बात करते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम्स को, और फिर हम उसको भी देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओहो, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले नॉन मॉनिटरी आइटम्स। ये वो आइटम्स हैं जिनको हम मेजर किसके ऊपर कर रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिए हैं फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स को आप मेजर किसके ऊपर कर रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं। यानी IAS 16 वाले इसमें आ जाएंगे, 38 वाले आ जाएंगे, 40 वाले आ जाएंगे। इनको आप किससे मेजर कर रहे हैं, कॉस्ट पे मेजर कर रहे हैं। जब इसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी वो तो हम करेंगे स्पॉट रेट के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे, स्पॉट रेट के ऊपर। क्या इनको हम बाद में रीट्रांसलेट करेंगे, द आंसर इज नो। जब हम इसको रीट्रांसलेट ही नहीं करेंगे तो नो एक्सचेंज गेन या नो एक्सचेंज लॉस। ठीक है जी। और थर्ड जो है हमारे पास, आखिरी सॉरी, दैट इज नॉन मॉनेटरी आइटम्स। और ये हम मेजर कर रहे हैं इसके ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर। इसके ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग है आपकी न्यूयॉर्क में, और आप इसको लेके चल रहे हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। आपका ऑफिस है लंदन में, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे। ये बिल्डिंग रेंटल वाली है तो वो IS 40 का पार्ट बनेगी। उसके अलावा आपके फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके डिबेंचर्स हैं, लोन नोट्स हैं, ये सारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है। ये अभी जाके हम पढ़ेंगे आगे IFRS 9, वहाँ पे जाके हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ कि आगे IFRS 9 पढ़ेंगे, क्योंकि इसको वहाँ पर लेके चलेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वहाँ पे जाके हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो देख रहे होंगे। तो इनकी अगर बात करें रूल की, तो रिमेंबर, नंबर 1, इनिशियली अगर अगर हम इनको रिकॉर्ड करें, इनिशियल रिकॉर्ड करेंगे हम स्पॉट रेट के ऊपर, इसके ऊपर करेंगे स्पॉट रेट के ऊपर। अच्छा, अगर कोई एसेट जो है फॉर एग्जांपल IAS 40 में है, और IAS 40 में आप इसको रिकॉर्ड किया हुआ है फेयर वैल्यू के ऊपर, क्या लिया, फेयर वैल्यू के ऊपर, तो जो आपकी फेयर वैल्यू की ईयर एंड के ऊपर डेट आएगी, आप क्या करेंगे, उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे जिस दिन आप उसकी फेयर वैल्यू मेजर करेंगे, रेट के बराबर जो भी होगी, उस डेट के ऊपर जो आपका एक्सचेंज रेट होगा, क्या होगा, एक्सचेंज रेट होगा, आप वो देखेंगे। और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो उसके हिसाब से आप उसको री ट्रांसलेट करेंगे, और आप उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका गेन या लॉस जो है वो लिख रहे होंगे। और अगर आपके कोई भी एसेट्स जो हैं वो आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं IAS 16 में, और IAS 16 में आप उसको लेके चल रहे हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस में। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस में है तो किसका पार्ट बनेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट जो है वो बन रहे हैं।
किसका पार्ट बनेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे यार यार हम देंगे डेट लेंगे, कौन सी, रिवैल्यूएशन की। जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन की डेट लेंगे। अगर आपकी रिवैल्यूएशन अप हुई डाउन हुई उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उस डेट के ऊपर जो आपका एक्सचेंज रेट होगा हम उसे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और उसके एक्सचेंज रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको रीट्रांसलेट करेंगे। यहाँ तो ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ ये जाएगा किसके ऊपर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे जा रहे होंगे। अब ये कैसे है भाई, यहाँ पे IAS 16 देख लें। अगर आपका IAS 16 में जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस लॉस वट एवर जो भी हुआ है, अगर वो फेयर वैल्यू चेंज है, अगर वो फेयर वैल्यू चेंज जो है, इफ दैट फेयर वैल्यू चेंज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो रिमेंबर जो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो भी कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपका फेयर वैल्यू चेंज जो है गोज टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो है डेट गोज टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये सिंपल आपने याद रखना है। अगर हम इसको समराइज करें, यहाँ पे करते हैं। तो रिमेंबर जो आपके पास होगी मॉनेटरी आइटम्स, ये होंगी रीट्रांसलेट, और जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और जो आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम्स होंगी, इसको आप क्या करेंगे, ये अगर कॉस्ट वाली नो ट्रांसलेट, और थर्ड जो है हमारे पास आ जाएगी नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ये होगी आपके पास फेयर वैल्यू वाली। इसको हम करेंगे रीट्रांसलेट। ओहो, रिमेंबर अगर फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो एक्सचेंज गेन जो है वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर फेयर वैल्यू गेन जो है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, तो जो एक्सचेंज रेट गेन होगा भी कहाँ जाएगा, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जा रहा होगा। तो दोस्तों दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। ये समझ आ गया तो चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने पास्ट पेपर के सवाल और प्रैक्टिस ही करने हैं। हाँ भाई, क्लियर है ये, नोट करें, नोट कर लें।
इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म। अब हमने सिर्फ पास पेपर को लेकर चलना है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर IS 16 फॉर एग्जांपल आपने रीवैल्यू किया और आपका रीवैल्यूएशन लॉस हुआ, लॉस कहाँ पे रिपोर्ट रिपोर्ट करेंगे आप? यू विल रिपोर्ट दैट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे ही है ना? तो उसका जो गेन होगा वो भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सिंपल इज दैट केस। और आपको पता है अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है तो वो कहाँ जाता है? दैट गोज इन द अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। तो वो भी कहाँ रहेगा? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जा रहा हो। क्लियर है? चलें जी, वाइंड अप करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके पास पेपर्स करेंगे, एंड उसके बाद फिर आपका परसों ऑन वेडनेसडे यू गोना हैव योर टेस्ट। कल मैं आपको इसके सारे पास पेपर्स प्रैक्टिस करवा दूंगा। परसों वेडनेसडे को आप मुझे इसका टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है जी। इजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर की एप्लीकेशन हर जगह पे है। हर जगह पे आप IAS स्टेट पढ़ेंगे, वहाँ इसकी एप्लीकेशन आई, फर्स्ट टाइम इसकी एप्लीकेशन, तो हर जगह ये अप्लाई होगा। ये जो हमने रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, ये रूल्स आपके हर जगह पे अप्लाई होने हैं। ये बस आप लोगों ने देख लेना है। तो ये वो चैप्टर है जो हर जगह पे कैरी होगा, हर जगह पे हम इसको लेके चल रहे होंगे। सो इम्पोर्टेंट है फॉर अस, दिस इज द इम्पोर्टेंट तरीन चैप्टर। ठीक है जी। कल हम इसके पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे और परसों आप इसका टेस्ट देंगे मुझे।